नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि ट्वाइलाइट के अगले भाग के लिए इतना विलंब हुआ। मेरी कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं थी, इस वजह से ये देर हो गई, किंतु अगली बार बहुत देर नहीं होगी। तो लीजिए सुनते हैं ट्वाइलाइट का चैप्टर 2, खुली किताब। मैं नरम बर्फ के ढेर के सहारे पीछे की ओर झुक गया, जिससे सूखी बर्फ मेरे वजन के इर्द गिर्द अपना आकार बदल सके। मेरी त्वचा मेरे आसपास की हवा के साथ साथ ठंडी हो गई थी और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मेरी त्वचा के नीचे मखमल की तरह महसूस हो रहे थे। मेरे ऊपर का आसमान साफ था, सितारों से जगमगा रहा था। कुछ जगहों पर नीला तो कुछ जगहों पर पीला था। सितारों ने खाली ब्रह्मांड की काली पृष्ठभूमि के खिलाफ राजसी घुमावदार आकृतियां बनाई। ये एक अद्भुत नजारा था, बेहद खूबसूरत, या यूं कहें कि यह शानदार होना चाहिए था। अगर मैं वास्तव में इसे देख पाता तो यह जरूर शानदार होता। यह और बेहतर नहीं हो रहा था। 6 दिन बीत चुके थे। 6 दिन मैं यहाँ खाली डेनाली में जंगल में छिपा रहा, लेकिन मैं आजादी के उतने ही करीब था जितना मैं उस पल से था जब मैंने पहली बार उसकी खुशबू को महसूस किया था। जब मैंने रत्न जड़ित आकाश को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों और उसकी सुंदरता के बीच कोई अवरोध था। अवरोध एक चेहरा था, बस एक साधारण मानवीय चेहरा। लेकिन मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। मैंने आने वाले विचारों को सुना, उसके बाद मैंने उनके साथ आने वाले कदमों को सुना। हलचल की आवाज सिर्फ पाउडर के खिलाफ एक हल्की फुसफुसाहट थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि तान्या मेरे पीछे यहाँ आ गई थी। मुझे पता था कि वह पिछले कुछ दिनों से इस आने वाली बातचीत के बारे में सोच रही थी। इसे तब तक टाल रही थी जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह वास्तव में क्या कहना चाहती है। वह लगभग 60 गज की दूरी पर नजर आई, काली चट्टान की एक बाहरी चोटी पर छलांग लगाते हुए और अपने नंगे पैरों के तलवे पर संतुलन बनाते हुए। तान्या की त्वचा तारों की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी और उसके लंबे सुनहरे बाल हल्के, लगभग गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी रंग के साथ चमक रहे थे। जब उसने मुझे देखा तो उसकी एम्बर कलर की आंखें चमक उठी, जो बर्फ में आधी दबी हुई थी, और उसके भरे हुए होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बहुत सुंदर, काश मैं सचमुच उसे देख पाता। मैंने आह भरी। उसने मानवीय आंखों के लिए कपड़े नहीं पहने थे। उसने केवल एक पतली सूती अंगिया और एक जोड़ी शॉर्ट्स पहनी थी। पत्थर के एक शिखर पर झुककर उसने अपनी उंगलियों से चट्टानों को छुआ और उसका शरीर कुंडलित हो गया। तोप का गोला, उसने सोचा। उसने खुद को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह सितारों और मेरे बीच शान से घूमी, उसका आकार एक काली टेढ़ी मेढ़ी छाया बन गया। उसने खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़ा। जैसे ही वह मेरे बगल में ढेर के एक बर्फ के ढेर से टकराई, मेरे चारों ओर बर्फ का एक तूफान उड़ गया। तारे काले हो गए और मैं पंखदार बर्फ के क्रिस्टल में गहराई से दब गया। मैंने फिर से आह भरी, बर्फ में सांस ली, लेकिन खुद को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। बर्फ के नीचे का कालापन न तो चोट पहुंचा रहा था और न ही दृश्य को बेहतर बना रहा था। मैंने अभी भी वही चेहरा देखा। एडवर्ड, बर्फ फिर से उड़ रही थी क्योंकि तान्या ने मुझे तेजी से खोदा था। उसने मेरी त्वचा से बर्फ को ब्रश किया, लेकिन मेरी नजर से नजर नहीं मिलाई। आई एम सॉरी, उसने बड़बड़ाया। ये एक मजाक था, मुझे पता है, और ये मजेदार था। उसका मुंह नीचे की ओर मुड़ गया। इरीना और केट ने कहा कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। इसके विपरीत मैं बहुत ही असभ्य हूँ, बहुत ही असभ्य। मुझे बहुत खेद है। तुम घर जा रहे हो, है ना? उसने सोचा। मैंने अभी तक पूरी तरह से तय नहीं किया है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। अब उसका विचार उदास था। नहीं, ऐसा लगता है कि यह मदद नहीं कर रहा है। उसके होंठ मुंह फुलाकर खड़े हो गए।
ये मेरी गलती है ना? बिल्कुल नहीं। उसने निश्चित रूप से कुछ भी आसान नहीं किया था, लेकिन वह चेहरा मुझे परेशान कर रहा था। वह एकमात्र असली बाधा थी। ज्यादा सीधे मत बनो, मैंने मुस्कुराया। मैं तुम्हें असहज करती हूँ, उसने आरोप लगाया। नहीं, उसने एक पाँव उठाया और उसका भाव इतना अविश्वासपूर्ण था कि मुझे हंसना पड़ा। एक छोटी सी हंसी, उसके बाद एक और आह। ठीक है, मैंने स्वीकार किया, थोड़ा सा। उसने भी आह भरी अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में रख लिया। तुम सितारों से 1000 गुना सुंदर हो तान्या। बेशक तुम पहले से ही इस बात को जानती हो। मेरी जिद को, अपने आत्मविश्वास को कम करने मत दो। मैं उसकी असंभवता पर हंसा। मुझे रिजेक्शन की आदत नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका निचला होंठ एक आकर्षक पाउट में बाहर निकल आया। बिल्कुल नहीं, मैंने सहमति व्यक्त की। उसके विचारों को रोकने में थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह अपनी हजारों सफल विजयों को याद कर रही थी। ज्यादातर तान्या को मानव पुरुष पसंद थे, क्योंकि एक तो वे बहुत ज्यादा आबादी वाले थे, साथ ही नर्म और गर्म होने का अतिरिक्त लाभ भी था, और वो हमेशा उत्सुक रहते थे। निश्चित रूप से। सबको बस, मैंने चढ़ाते हुए कहा, उसके सिर में टिमटिमाती छवियों को बाधित करने की एक उम्मीद है। वो अपने दांत चमकाते हुए मुस्कुराई। असली वाला। कार्लाइल के विपरीत तान्या और उसकी बहनों ने धीरे धीरे अपने विवेक को खोजा था। अंत में वह मानव पुरुषों के लिए उनका प्यार था जिसने उन्हें कत्लेआम के खिलाफ कर दिया था। अब वे पुरुष जिन्हें वे प्यार करती थी जीवित थे। जब तुम यहाँ आए, तान्या ने धीरे से कहा, मैंने सोचा कि मुझे पता था कि वह क्या सोच रही थी, और मुझे अनुमान लगाना चाहिए था कि वह ऐसा ही महसूस करेगी, लेकिन उस पल में मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। तुमने सोचा कि मैंने अपना मन बदल लिया है? हाँ, उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ तान्या। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं कुछ भी सोच नहीं रहा था। यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बहुत जल्दी में चला आया। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बताओगे कि क्यों। मैं उठकर बैठ गया और अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़ लिया। मेरे कंधे सख्त हो गए। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। वो फिर से चुप हो गई, अभी भी अटकलें लगा रही थी। मैंने उसे अनदेखा किया, सितारों की सराहना करने की व्यर्थ कोशिश की। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हार मान ली और उसके विचार एक नई दिशा में चले गए। तुम कहाँ जाओगे एडवर्ड? अगर तुम यहाँ से गए तो वापस कार्लाइल के पास? मुझे नहीं लगता, मैं फुसफुसाया। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पूरी धरती पर एक भी ऐसी जगह के बारे में नहीं सोच सकता था जिसमें मेरी दिलचस्पी हो। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं देखना या करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं बस भागता रहूंगा उससे। मुझे इससे नफरत थी। मैं इतना कायर कब से बन गया? तान्या ने अपनी पतली बाह मेरे कंधे पर रखी। मैं सख्त हो गया, लेकिन उसके स्पर्श से चौंका नहीं है। उसका मतलब दोस्ताना सांत्वना से ज्यादा कुछ नहीं होता। ज्यादातर। मुझे लगता है कि तुम वापस जाओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में उसके लंबे समय से खोए हुए रूसी एक्सेंट की झलक थी। चाहे वह कुछ भी हो या वह कौन हो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम उसका सामना जरूर करोगे। तुम ऐसे ही हो एडवर्ड। उसके विचार उसके शब्दों की तरह निश्चित थे। मैंने खुद के बारे में उस दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश की जो उसने देखा था। वह जो हर चीज का डटकर सामना करता है। खुद के बारे में फिर से उस तरह से सोचना सुखद था। मैंने अपनी हिम्मत, मुश्किलों का सामना करने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं किया था। हाई स्कूल की बायोलॉजी क्लास के उस भयानक घंटे से पहले। मैंने उसके गाल को चूमा। जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो मैं तेजी से पीछे हट गया। मेरी इस जल्दबाजी पर वह दुखी होकर मुस्कुराई। थैंक यू तान्या,
मुझे यही सुनने की जरूरत थी। उसके विचार चिड़चिड़े हो गए थे। तुम्हारा स्वागत है। मुझे लगता है काश तुम चीजों के बारे में अधिक समझदार होते एडवर्ड। आई एम सॉरी तान्या। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी हो। मैं अभी तक वह नहीं पा सका हूँ जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, अगर तुम मुझसे फिर से मिलने से पहले चले जाते हो तो फिर गुड बाय एडवर्ड। गुड बाय तान्या। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे मैं इसे देख सकता था। मैं खुद को जाते हुए देख सकता था, इतना मजबूत होते हुए कि मैं उस जगह वापस जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। फिर से थैंक यू। वह एक ही झटके में अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर भाग गई, इतनी तेजी से बर्फ पर आगे बढ़ती हुई कि उसके पैरों को बर्फ में धंसने का समय ही नहीं मिला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे रिजेक्शन ने उसे पहले से कहीं ज्यादा परेशान कर दिया है, यहाँ तक कि उसके विचारों को भी। मेरे जाने से पहले वह मुझे फिर से नहीं देखना चाहती। मेरा मुंह नीचे की ओर झुक गया। मुझे तान्या को चोट पहुंचाना पसंद नहीं था। हालांकि उसकी भावनाएं गहरी नहीं थी, शायद ही शुद्ध थी और ऐसी नहीं थी जिन्हें मैं वापस कर सकता था। मैंने अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों पर रखा और फिर से सितारों को देखने लगा। हालांकि मैं अचानक अपने रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक था। मुझे पता था कि एलिस मुझे घर आते हुए देख लेगी। वह दूसरों को भी बताएगी, इससे वे खुश होंगे, कार्लाइल और एस्मे खास तौर पर। लेकिन मैंने एक और पल के लिए सितारों को देखा। अपने दिमाग में चेहरे से परे देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे और आसमान में चमकती रोशनी के बीच एक जोड़ी हैरान चॉकलेट भूरी आंखें मेरे इरादों पर आश्चर्य कर रही थी, मानो पूछ रही हूं कि इस फैसले का उसके लिए क्या मतलब होगा। बेशक मैं निश्चित नहीं था कि वास्तव में उसकी जिज्ञासु आंखें यही जानकारी चाहती थीं। अपनी कल्पना में भी मैं उसके विचारों को नहीं सुन पा रहा था। बिलासवान की आंखें लगातार सवाल करती रहीं और सितारों का एक निर्बाध दृश्य मुझे लगातार चकराता रहा। एक गहरी आह के साथ मैंने हार मान ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर मैं भागता तो मैं 1 घंटे से भी कम समय में कार्लाइल की कार तक वापस पहुंच जाता, अपने परिवार से मिलने की जल्दी में, और उस एडवर्ड जैसा बनना चाहता था जो हर परिस्थिति का सामना करता था। मैं तारों से जगमगाते बर्फीले मैदान में दौड़ने लगा, बिना पैरों के निशान छोड़े। सब ठीक हो जाएगा, एलिस ने सांस ली। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और जैस्पर ने एक हाथ से उसके कोने को हल्के से दबाया हुआ था। उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हुए हम एक करीबी समूह में खस्ताहाल कैफेटेरिया में चले गए। रोजली और एम्मेट ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। एम्मेट दुश्मनों के क्षेत्र के बीच में एक अंगरक्षक की तरह बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा था। रोजली भी सतर्क दिख रही थी, लेकिन सुरक्षात्मक होने के बजाय बहुत अधिक चिढ़ी हुई थी। बेशक यह है, मैं बड़बड़ाया। उनका व्यवहार हास्यास्पद था। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस पल को संभाल सकता हूँ तो मैं घर पर ही रहता। हमारी सामान्य और चंचल सुबह में अचानक बदलाव हुआ। रात में बर्फबारी हुई थी और एम्मेट और जैस्पर मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मुझ पर स्नोबॉल बरसाने से नहीं चूके। जब वे मेरी प्रतिक्रिया की कमी से उब जाते थे तो वे एक दूसरे पर हमला करने लगते थे। इस अति सतर्कता को हास्यास्पद माना जाता अगर यह इतना परेशान करने वाला ना होता तो। वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वह अंदर आने वाली है, अगर हम अपनी नियमित जगह पर बैठे तो वह हवा के विपरीत दिशा में नहीं होगी। बेशक हम अपनी नियमित जगह पर बैठेंगे। इसे बंद करो एलिस, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जैस्पर ने उसे अपनी सीट पर बैठाने में मदद की तो उसने एक बार पलक झपकाई और आखिरकार उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गई। उसने कहा और वो आश्चर्यचकित लग रही थी। मुझे लगता है कि तुम सही हो। बेशक मैं सही हूँ, मैं मड़बड़ाया। मुझे उसकी चिंता का केंद्र बनना पसंद नहीं था। मुझे जैस्पर के लिए अचानक सहानुभूति महसूस हुई, उन सभी समयों को याद करते जब हम उसके ऊपर सुरक्षात्मक रूप से मंडराते थे। उसने मेरी नजर से नजर मिलाई और मुस्कुराया। परेशान करने वाला है ना? मैंने उसे घूर कर देखा।
क्या यह सिर्फ पिछले हफ्ते की बात है जब यह लंबा कमरा मुझे इतना नीरस लगा था? यहाँ रहना लगभग नींद जैसा, कोमा जैसा लग रहा था। आज मेरी नसें कसी हुई थी। पियानो के तार हल्के से दबाव पर गाने के लिए तनावग्रस्त थे। मेरी इंद्रियां बहुत ज्यादा सतर्क थीं। मैंने हर आवाज, हर नजारा, हवा की हर हरकत को जो मेरी त्वचा को छूती थी, हर विचार को स्कैन किया। खास तौर पर विचार। सिर्फ एक इंद्रिय थी जिसे मैंने बंद कर रखा था। सिर्फ एक इंद्रिय थी जिसे मैंने बंद कर रखा था, इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बेशक सूंघने की। मैंने सांस नहीं ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं उनके विचारों में कलंस के बारे में और सुनूंगा। पूरे दिन मैं इंतजार करता रहा। बिला स्वान ने जिस किसी नए परिचित से बात की होगी उसे ढूंढता रहा। यह देखने की कोशिश करता रहा कि नई गपशप किस दिशा में जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी कैफेटेरिया में 5 पेशाचों को खास तौर पर नहीं देखा। ठीक वैसे ही जैसे लड़की के आने के पहले था, सब वैसा ही था। वहां मौजूद कई इंसान अभी भी उसके बारे में सोच रहे थे, अभी भी पिछले हफ्ते के ही विचार सोच रहे थे। इसे बेहद उबाऊ मानने के बजाय अब मैं रोमांचित हो रहा था। क्या उसने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मेरी काली जानलेवा नजर को न देखा हो। मैंने उसे इस पर प्रतिक्रिया करते देखा था। निश्चित रूप से उसे इससे सदमा पहुंचा होगा। मुझे यकीन था कि उसने किसी से इस बारे में बात की होगी। शायद कहानी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी बताया होगा। और फिर उसने मुझे हमारी साझा जीव विज्ञान की कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी सुना था। मेरे हाव भाव को देखकर उससे आश्चर्य हुआ होगा कि क्या वह इसका कारण थी। एक सामान्य लड़की ने चारों ओर पूछताछ जरूर की होगी, अपने अनुभव की तुलना दूसरों से की होगी, सामान्य आधार की तलाश की होगी जो मेरे व्यवहार को समझा सके ताकि उसे अलग थलग महसूस ना हो। मनुष्य हमेशा सामान्य महसूस करने, फिट होने के लिए बेताब होते हैं, अपने आसपास के सभी लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए भेड़ों के बिना विशेषता वाले एक झुंड की तरह। असुरक्षित किशोरावस्था के वर्षों के दौरान यह जरूरत विशेष रूप से प्रबल होती है। यह लड़की उस नियम का अपवाद नहीं होगी, लेकिन किसी ने भी हम पर ध्यान नहीं दिया जहां हम अपनी सामान्य मेज पर बैठे हुए थे। बेला असाधारण रूप से शर्मीली होगी अगर उसने किसी को अपने बारे में नहीं बताया होगा। शायद उसने अपने पिता से बात की होगी। शायद वह सबसे मजबूत रिश्ता था। हालांकि यह असंभव लग रहा था, यह देखते हुए कि उसने अपने पूरे जीवन में उनके साथ बहुत कम समय बिताया था। वो अपनी माँ के ज्यादा करीब रही होगी। फिर भी मुझे जल्द ही चीफ स्वान के पास से गुजरना होगा और सुनना होगा कि वो क्या सोच रहे थे। कुछ नया? जैस्पर ने पूछा। मैंने ध्यान केंद्रित किया, विचारों के झुंड को फिर से अपने दिमाग पर हावी होने दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग हो। कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा था। मेरी पिछली चिंताओं के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी क्षमताओं में कुछ गड़बड़ है। चुप रहने वाली लड़की को छोड़कर मैंने अपनी चिंताओं को वापस आने पर कार्लाइल के साथ साझा किया था, लेकिन उसने हमेशा केवल अभ्यास के साथ प्रतिभाओं के मजबूत होने के बारे में सुना था। वे कभी क्षीण नहीं हुई। जैस्पर ने बेसब्री से इंतजार किया। कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा होगा। इस खबर पर सभी ने भौहें चढ़ाई। शायद तुम इतने डरावने नहीं हो जितना तुम सोचते हो, एम्मेट ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि मैं उसे इससे बेहतर तरीके से डरा सकता था। मैंने उसकी ओर आंख नचाई। आश्चर्य है, लेकिन क्यों? लड़की की अनोखी चुप्पी के बारे में मेरे रहस्य उद्घाटन पर वह फिर से हैरान हो गया। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं पता। वो अंदर आ रही है। एलिस फिर से बुदबुदाई। मेरा शरीर जम गया। मानव जैसा दिखने की कोशिश करो। मानव? तुम कहती हो? एम्मेट ने पूछा।
उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और अपने उंगलियों को घुमाते हुए अपनी हथेली में सहेजे गए स्नोबॉल को दिखाया। यह वहां पिघला नहीं था, उसने इसे बर्फ के एक ढेले में दबा दिया था। उसकी नजर जैस्पर पर थी, लेकिन मैं उसके विचारों की दिशा देख सकता था। निश्चित रूप से एलिस ने भी ऐसा ही किया। जब उसने अचानक बर्फ का टुकड़ा उसकी ओर फेंका तो उसने अपनी उंगलियों को आराम से हिलाते हुए उसे दूर फेंक दिया। बर्फ कैफेटेरिया की पूरी लंबाई में इतनी तेजी से उछली कि उसे इंसान की आंखें नहीं देख पा रही थी और ईंट की दीवार से टकराकर तेज दरार के साथ टूट गई और ईंट भी टूट गई। कमरे के उस कोने में सभी के सिर फर्श पर टूटे हुए बर्फ के ढेर को घूरने लगे और फिर अपराधी को खोजने लगे। उन्होंने कुछ टेबल दूर ही देखा, किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। बहुत ही मानवीय एमिट, रोजली ने तीखी आवाज में कहा। तुम दीवार में घुसा क्यों नहीं मारते? अगर तुम ऐसा करती हो तो यह और भी प्रभावशाली लगता, गॉर्जियस। मैंने उन पर ध्यान देने की कोशिश की, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि मैं उनकी मस्ती मजाक का हिस्सा हूं। मैंने खुद को उस लाइन की ओर देखने की अनुमति नहीं दी जहां मैं जानता था कि वो खड़ी है, लेकिन मैं बस यही सुन रहा था। मैं नई लड़की के साथ जेसिका की अधीरता सुन सकता था, जो चलती हुई लाइन में स्थिर खड़ी थी। वो भी विचलित लग रही थी। मैंने देखा जेसिका के विचारों में बेला स्वान की गाल एक बार फिर खून से लाल हो गए हैं। मैंने कुछ छोटी उथली सांसें ली, मगर उसकी गंध का कोई संकेत मेरे आसपास की हवा छूता तो मैं सांसें न बंद कर देता। माइक न्यूटन 2 लड़कियों के साथ था। मैंने उसकी दोनों आवाजें सुनी, मानसिक और मौखिक। जब उसने जेसिका से पूछा कि स्वान लड़की को क्या हुआ है, यह अप्रिय था कि किस तरह उसके विचार उसके चारों ओर घिरे हुए थे। पहले से स्थापित कल्पनाओं की झिलमिलाहट उसके दिमाग को धुंधला कर रही थी, जबकि वो उसे चौंकते हुए और अपने ख्यालों से ऊपर देखते हुए देख रहा था, जैसे कि वह भूल गई थी कि वह कहाँ है। कुछ नहीं, मैंने बेला को ये शांत स्पष्ट आवाज में कहते सुना। यह कैफेटेरिया में बकबक के ऊपर एक बजने वाली घंटी की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं आज सिर्फ सोडा लूंगी, उसने कहा और लाइन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैं उसकी ओर एक नजर झपकाने से खुद को रोक नहीं सका। वह फर्श को घूर रही थी, उसके चेहरे से खून धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने जल्दी से नजर हटाई एमिट की ओर, जो मेरे चेहरे पर अब दर्द भरी मुस्कान देखकर हंस रहा था। तुम बीमार लग रहे हो मेरे भाई, उसने सोचा। मैंने अपने चेहरे को फिर से व्यवस्थित किया ताकि मेरे भाव सही और सहज लगे। जेसिका लड़की के भूख न लगने के बारे में जोर से आश्चर्य कर रही थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वास्तव में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसने स्पष्ट और धीमी आवाज में कहा। माइक न्यूटन के विचारों से अचानक जो सुरक्षात्मक चिंता उत्पन्न हुई वह मुझे क्यों परेशान कर रही थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनमें अधिकार जताने की भावना थी। माइक न्यूटन उसके लिए अनावश्यक रूप से चिंतित महसूस करता है, तो यह मेरा काम नहीं था। शायद हर कोई उसके प्रति इसी तरह से प्रतिक्रिया करता था। क्या मैं भी सहज रूप से उसकी रक्षा नहीं करना चाहता था, इससे पहले कि मैं उसे मारना चाहता? यानी, लेकिन क्या लड़की बीमार थी? यह आंकना मुश्किल था। वह अपनी पारदर्शी त्वचा के साथ बहुत नाजुक लग रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उस मूर्ख लड़के की तरह चिंतित था और मैंने खुद को उसके स्वास्थ्य के बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। फिर भी मुझे माइक के विचारों के माध्यम से उसकी निगरानी करना पसंद नहीं आया। मैंने जेसिका की ओर रुख किया, ध्यान से देखा तो वो तीनों किस टेबल पर बैठना चाहते हैं। सौभाग्य से वे जेसिका के सामान्य साथियों के साथ कमरे में पहली टेबल में से एक पर बैठे थे, नीचे की ओर नहीं, जैसा कि एलिस ने वादा किया था। एलिस ने मुझे कौनी मारी, वो जल्दी देखने वाली है, इंसान की तरह व्यवहार करो। मैंने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दांत भींच लिए। एडवर्ड, शांत हो जाओ, एमिट ने कहा। ईमानदारी से, अगर तुम एक इंसान को मार देते हो तो यह दुनिया का अंत नहीं है, तुम्हें पता होगा, मैंने बड़बड़ाया। एमिट हंसा।
तुम्हें चीजों से उबरना सीखना होगा, जैसे मैं करता हूँ। अपराध बोध में डूबे रहने के लिए अनंत काल एक लंबा समय है। तभी एलिस ने बर्फ की एक छोटी मुट्ठी फेंकी जिसे वह एम्मेट के बेखबर चेहरे से छिपा रही थी। उसने आश्चर्य से पलकें झपकाई, फिर प्रत्याशा मुस्कुराया। तुमने इसके लिए कहा था, उसने कहा और मेज पर झुक गया और अपनी बर्फ से ढकी हुई बालों को उसकी दिशा में हिला दिया। गर्म कमरे में पिघलती हुई बर्फ उसके बालों से आधी तरल आधी बर्फ की मोटी बौछार के रूप में उड़ गई। उफ! रोजली ने शिकायत की, क्योंकि वह और एलिस बाढ़ से पीछे हट गए। एलिस हंसी और हम सभी हंस पड़े। मैं एलिस के दिमाग में देख सकता था कि उसने इस बेहतरीन पल को कैसे व्यवस्थित किया था, और मैं जानता था कि वो लड़की, मुझे उसके बारे में इस तरह सोचना बंद कर देना चाहिए जैसे कि वह दुनिया की एकमात्र लड़की हो। बेला हमें हंसते खेलते देख रही होगी, खुश और मानवीय, और नॉर्मन रॉकवेल की पेंटिंग की तरह अवास्तविक रूप से आदर्श दिख रही होगी। एलिस हंसती रही और अपनी ट्रे को ढाल की तरह ऊपर उठाए रही। लड़की बेला अभी भी हमें घूर रही होगी। फिर से कलंस को घूरते हुए किसी ने सोचा, मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने अनजाने में की गई आवाज की ओर देखा। आवाज को आसानी से पहचान लिया क्योंकि मेरी आंखों ने अपनी मंजिल पा ली थी। मैं आज इसे बहुत सुन रहा था, लेकिन मेरी नजर जेसिका से हटकर लड़की की पैनी नजर पर केंद्रित हो गई। उसने जल्दी से नीचे देखा, फिर से अपने घने बालों के पीछे छिप गई। वो क्या सोच रही थी? समय बीतने के साथ साथ हताशा और भी तीव्र होती जा रही थी, बजाय इसके कि वह कम हो जाए। मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, अपने मन से उसके आसपास की खामोशी को टटोलने की। मेरे विचारों को सुनने की क्षमता हमेशा बिना पूछे ही मेरे पास स्वाभाविक रूप से आ जाती थी। मुझे इसके लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन अब ध्यान केंद्रित किया। उसके चारों जो भी कवच था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। केवल खामोशी। उसके बारे में क्या है? जेसिका ने सोचा, मेरी चिड़चिड़ाहट को दोहराते हुए। एडवर्ड कलन तुम्हें घूर रहा है, उसने हंसते हुए स्वान लड़की के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में ईर्ष्या और झुंझलाहट का कोई संकेत नहीं था। जेसिका दोस्ती का दिखावा करने में माहिर लग रही थी। मैं बहुत तल्लीन होकर लड़की की प्रतिक्रिया सुन रहा था। वो नाराज नहीं दिख रहा है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तो उसने पिछले हफ्ते मेरी उग्र प्रतिक्रिया को नोटिस कर लिया था। बेशक उसने किया था। सवाल ने जेसिका को भ्रमित कर दिया। मैंने उसके विचारों में अपना चेहरा देखा जब वह मेरे एक्सप्रेशन की जांच कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी नजर से नजर नहीं मिलाई। मैं अभी भी उस लड़की पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान केंद्रित करने से कोई मदद नहीं मिली। नहीं, जेस ने उससे कहा, और मुझे पता था कि वह चाहती थी कि वह हाँ कह सके। यह उसे कितना परेशान कर रहा था, मेरा घूरना। हालांकि उसकी आवाज में इसका कोई निशान नहीं था। क्या उसे होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा और अपना सिर अपनी बांह पर टिका लिया, जैसे कि वह अचानक थक गई हो। मैंने उसकी हरकत को समझने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल अनुमान लगा सकता था। शायद वह थक ही गई थी। कलंस किसी को पसंद नहीं करते, जेस ने उसे आश्वस्त किया। खैर, वे किसी को इतना पसंद नहीं करते कि वे उसे पसंद करें। वे पहले ऐसा कभी नहीं करते थे। उसके विचार में शिकायत की बड़बड़ाहट थी, लेकिन वह अभी भी तुम्हें घूर रहा है। उसे देखना बंद करो, लड़की ने उत्सुकता से कहा। अपने सिर को अपनी बांह से ऊपर उठाते हुए देखा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसने आज का आदेश का पालन किया है कि नहीं। जेसिका हंसी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। लड़की ने पूरे घंटे अपनी मेज से नजर नहीं हटाई। मैंने सोचा, हालांकि निश्चित रूप से मैं निश्चित नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ओर देखना चाहती थी,
उसका शरीर मेरी दिशा में थोड़ा सा हिलता, उसकी ठोड़ी मुड़ने लगती और फिर वह खुद को संभालती, गहरी सांस लेती और जो कोई भी बोल रहा था उसे स्थिर रूप से देखती। मैंने उस लड़की के इर्द गिर्द के दूसरे विचारों को ज्यादातर समय अनदेखा किया, क्योंकि वे पल भर के लिए उसके बारे में नहीं थे। माइक न्यूटन स्कूल के बाद पार्किंग में स्नोबॉल लड़ाई की योजना बना रहा था। उसे यह एहसास नहीं था कि बर्फ पहले ही बारिश में बदल चुकी थी। छत पर नर्म गुच्छों की फड़फड़ाहट बारिश की बूंदों की आम आवाज बन गई थी। क्या यह वह वाकई ये बदलाव नहीं सुन सकता था? मुझे यह बहुत तेज लग रहा था। जब लंच का समय समाप्त हुआ तो मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। लोग बाहर चले गए और मैंने खुद को बाकी लोगों से उसके कदमों की आवाज को अलग करने की कोशिश करते हुए पाया, जैसा कि उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण या असामान्य हो। कितना बेवकूफी भरा था। मेरे परिवार ने भी जाने का कोई कदम नहीं उठाया। वे देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा। क्या मैं कक्षा में जाऊंगा, उस लड़की के बगल में बैठूंगा जहां मैं उसके खून की बेतुकी तेज गंध को सूंघ सकता हूँ और अपनी त्वचा पर हवा में उसकी धड़कन की गर्मी महसूस कर सकता हूँ। क्या मैं इतना मजबूत था, या एक दिन का समय मेरे पास पर्याप्त था? एक परिवार के रूप में हमने इस पल पर हर संभव तरीके से चर्चा की थी। कार्लाइल जोखिम को अस्वीकार करते थे, लेकिन वो अपनी इच्छा को मुझ पर नहीं थोपते थे। जैस्पर भी लगभग उतना ही अस्वीकार करता था, लेकिन मानव जाति के लिए किसी चिंता के बजाय जोखिम के डर से। रोजली को केवल इस बात की चिंता थी कि यह उसके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। एलिस ने इतने स्पष्ट परस्पर विरोधी भविष्य देखे कि उसके विजन असामान्य रूप से बेकार ही थे। एस्मे को लगा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, और एम्मेट बस अपने अनुभवों के बारे में कहानियों की तुलना विशेष रूप से आकर्षक सुगंधों से करना चाहता था। उसने जैस्पर को अपनी यादों में खींच लिया। हालांकि जैस्पर का आत्मनियंत्रण का इतिहास इतना छोटा और इतना असमान था कि वह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि उसे कभी भी समान संघर्ष का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर एम्मेट को ऐसी दो घटनाएं याद थीं। उनकी यादें उत्साहजनक नहीं थीं, लेकिन तब वह छोटा था, आत्मनियंत्रण में उतना कुशल नहीं था। निश्चित रूप से मैं उससे ज्यादा मजबूत था। मुझे लगता है कि ये ठीक है, एलिस ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारा मन तैयार है। मुझे लगता है तुम 1 घंटे तक से सहन कर लोगे। लेकिन एलिस अच्छी तरह जानती थी कि मन कितनी जल्दी बदल सकता था। क्यों इससे आगे बढ़ाना है एडवर्ड? जैस्पर ने पूछा। हालांकि वह यह सोचकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहता था कि मैं अब कमजोर हूं। मैं सुन सकता था वह ऐसा कर रहा था, बस थोड़ा सा। घर जाओ, धीरे धीरे करो। क्या बड़ी बात है, एम्मेट ने सहमति जताई। या तो वह उसे मारेगा या तो नहीं। किसी भी तरह से इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मैं अभी नहीं जाना चाहती, रोजली ने शिकायत की। मैं फिर से शुरू नहीं करना चाहती। हम हाई स्कूल से लगभग बाहर हो चुके हैं एम्मेट। फाइनली। मैं इस निर्णय पर समान रूप से निश्चित था। मैं फिर से भागने के बजाय इसका सामना करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को आगे नहीं धकेलना चाहता था। पिछले हफ्ते जैस्पर के लिए शिकार के बिना इतने लंबे समय तक रहना एक गलती थी। क्या यह भी उतनी ही बेकार गलती थी? मैं अपने परिवार को उजाड़ना नहीं चाहता था। उनमें से कोई भी मुझे इसके लिए धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन मैं अपनी जीव विज्ञान की कक्षा में जाना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका चेहरा फिर से देखना चाहता हूँ। यही मेरे लिए तय हुआ। वो जिज्ञासा, मैं इसे महसूस करने के लिए खुद पर गुस्सा था। क्या मैंने खुद से वादा नहीं किया था कि मैं लड़की के दिमाग की खामोशी की वजह से खुद को उसके प्रति अनावश्यक रूप से दिलचस्पी नहीं लेने दूंगा? और फिर भी मैं यहाँ था, अनावश्यक रूप से इंटरेस्टेड। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। उसका दिमाग बंद था, लेकिन उसकी आंखें बहुत खुली थी। शायद मैं उन्हें पढ़ सकता था। नहीं रोज, मुझे लगता है कि ये वास्तव में ठीक रहेगा, एलिस ने कहा। ये मजबूत हो रहा है। मुझे 93% यकीन है कि अगर वह कक्षा में जाता है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसने मेरी ओर देखा।
यह सोचते हुए कि मेरे विचारों में क्या बदलाव आया है जिसने भविष्य के बारे में उसकी दृष्टि को और अधिक सुरक्षित बना दिया। क्या जिज्ञासा बेला स्वान को जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगी? हालांकि एम्मेट सही था, किसी भी तरह से इसे खत्म क्यों नहीं किया जाए। मैं प्रलोभन का सामना करूंगा। क्लास में जाओ, मैंने मेज से दूर धकेलते हुए आदेश दिया। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे उनसे दूर चला गया। मैं एलिस की चिंता, जैस्पर की निंदा, एम्मेट की स्वीकृति और रोजली की चिड़चिड़ाहट को अपने पीछे पीछे आते हुए सुन सकता था। मैंने कक्षा के आखिरी दरवाजे पर आखिरी गहरी सांस ली और फिर उसे अपने फेफड़ों में रोककर छोटी गर्म जगह में चला गया। मुझे देर नहीं हुई थी। मिस्टर बैनर आज की प्रयोगशाला के लिए अभी भी तैयारी कर रहे थे। लड़की हमारी मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा फिर से नीचे था। वह उस फोल्डर को घूर रही थी जिस पर वह डूडल बना रही थी। मैंने पास आकर स्केच को देखा। उसके दिमाग की इस तुच्छ रचना में भी मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन यह अर्थहीन था, बस लूप के भीतर लूप की एक बेतरतीब स्क्रिबलिंग। शायद वह पैटर्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, कुछ और ही सोच रही थी। मैंने अपनी कुर्सी को खुरदरेपन से खींचा जिससे वह लिनोलियम पर रगड़ खा गई। जब शोर किसी के आने की घोषणा करता है तो इंसान हमेशा अधिक सहज महसूस करते हैं। मुझे पता था कि उसने आवाज सुनी है। उसने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसका हाथ उस डिजाइन में एक लूप से चूक गया जिससे वह असंतुलित हो गया। उसने ऊपर क्यों नहीं देखा? शायद वह डर गई थी। मुझे इस बार उस पर एक अलग छाप छोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए। उसे यह सोचने दें कि वह पहली चीजों की कल्पना कर रही थी। हेलो, मैंने शांत स्वर में कहा, जिसका इस्तेमाल जब मैं लोगों को अधिक सहज बनाना चाहता था तब करता था, अपने होठों से एक विनम्र मुस्कान बनाते हुए जिससे मेरे दांत न दिखें। फिर उसने ऊपर देखा। उसकी चौड़ी भूरी आंखें चौंक गईं और प्रश्नों से भरी हुई थीं। यह वही भाव था जिसने पिछले एक सप्ताह से मेरी दृष्टि को बाधित किया था। जैसे ही मैंने उन अजीब तरह से गहरी भूरी आंखों में देखा, दूध के रंग वाली चॉकलेट जैसा था, लेकिन स्पष्टता कड़क चाय की तुलना में अधिक थी। एक गहराई और पारदर्शिता थी। उसकी पुतलियों के पास एगिड ग्रीन और गोल्डन कैरमल के छोटे छोटे धब्बे थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी नफरत, वो नफरत जो मैंने कल्पना की थी कि यह लड़की किसी तरह से बस अस्तित्व में रहने के लिए ही हकदार थी, भाप में उड़ गई थी। मैं अब सांस नहीं ले रहा था, उसकी खुशबू का स्वाद नहीं ले रहा था। मुझे यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई इतना कमजोर कभी भी नफरत का हकदार हो सकता है। उसके गाल लाल होने लगे। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों पर रखी, केवल उनकी सवालिया गहराई पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी त्वचा के स्वादिष्ट रंग को अनदेखा करने की कोशिश की। मैंने पहले ही थोड़ी देर बिना सांस लिए बोलने के लिए पर्याप्त सांस ले ली थी। मेरा नाम एडवर्ड खलन है, मैंने कहा, हालांकि वो पहले से जानती थी, पर यह शुरू करने का विनम्र तरीका है। पिछले हफ्ते मुझे अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला। आप बेला स्वान होंगी ना? वो उलझन में लग रही थी। उसकी आंखों के बीच फिर से वह छोटी सी सिलवट थी। जवाब देने में उसे आधा सेकंड ज्यादा समय लगा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने पूछा और उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। मैंने उसे वाकई डरा दिया होगा और इससे मुझे दोषी महसूस हुआ। मैं धीरे से हंसा। यह एक ऐसी आवाज थी जो मुझे पता था कि इंसानों को ज्यादा सहज बनाती है। ओह, मुझे लगता है कि हर कोई आपका नाम जानता है। निश्चित रूप से उसे इस एहसास हुआ होगा कि इस नीरज जगह पर वह ध्यान का केंद्र बन गई है। पूरे शहर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी जैसे कि यह जानकारी अप्रिय हो। मुझे लगा वह शर्मीली होगी, इसलिए ध्यान आकर्षित करना उसके लिए बुरी बात होगी। अधिकांश मनुष्य इसके विपरीत महसूस करते हैं। हालांकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते, साथ ही वे अपने व्यक्तिगत एकरूपता के लिए सुर्खियों में भी रहना चाहते हैं। नहीं,
उसने कहा, मेरा मतलब है तुमने मुझे बेला क्यों कहा? क्या तुम्हें इसाबेला पसंद है? मैंने पूछा, हैरान होकर कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सवाल कहाँ ले जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया। उसने पहले दिन कई बार अपनी पसंद स्पष्ट की थी। क्या सभी मनुष्य मानसिक संदर्भ के बिना इतने समझ से परे हैं? मुझे उस अतिरिक्त सेंस पर कितना भरोसा करना चाहिए? क्या मैं इसके बिना पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा? नहीं, मुझे बेला पसंद है, उसने अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुकाते हुए जवाब दिया। उसके भाव अगर मैं सही ढंग से पढ़ रहा था तो ये शर्मिंदगी और भ्रम के बीच के थे। लेकिन मुझे लगता है कि चार्ली, मेरा मतलब मेरे पिताजी, मेरे पीठ पीछे मुझे इसाबेला कहते होंगे। यहाँ हर कोई मुझे इसी नाम से जानता है। उसकी त्वचा एक शेड गुलाबी रंग की हो गई। ओह, मैंने कहा और जल्दी से उसके चेहरे से नजर हटा ली। मुझे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसके सवाल का क्या मतलब था। मैं फिसल गया था और एक गलती कर दी थी। अगर मैं पहले दिन बाकी सभी की बातें नहीं सुन रहा होता तो मैं शुरू में उसे उसके पूरे नाम से संबोधित करता। उसने अंतर नोटिस कर लिया था। मुझे थोड़ी सी बेचैनी का एहसास हुआ। उसने मेरी गलती को बहुत जल्दी पहचान लिया, काफी चतुराई से, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे मेरी निकटता से भयभीत होना चाहिए था। लेकिन मेरे पास मेरे बारे में जो भी संदेह उसके दिमाग में बंद था उससे कहीं बड़ी समस्याएं थी। मेरी सांस खत्म हो गई थी। अगर मैं उसे फिर से बात करने जा रहा था तो मुझे सांस लेनी होगी। बोलने से बचना मुश्किल होगा। दुर्भाग्यवश इस टेबल को साझा करने से वह मेरी लैब पार्टनर बन गई और हमें आज साथ साथ काम करना होगा। यह अजीब और असभ्य लगेगा कि मैं लैब करते समय उसे अनदेखा करूं और उसे और अधिक संदिग्ध और अधिक भयभीत कर दे और यह उससे और अधिक संदिग्ध और भयभीत कर देगा। मैं अपनी सीट को हिलाए बिना जितना हो सके उससे दूर हो गया। अपना सिर बाहर की ओर घुमाया। मैंने खुद को संभाला, अपनी मांसपेशियों को जगह पर लॉक किया, फिर एक बार हवा को अंदर खींचा, अपने मुंह से ही सांस ली। आह, ये बहुत दर्दनाक था, जैसे जलते हुए कोयले को निगलना। उसकी गंध के बिना भी मैं अपनी जीभ पर उसका स्वाद ले सकता था। यह लालसा पिछले हफ्ते की उस पहली झलक की ही तरह थी जब मैंने उसकी खुशबू को महसूस किया था। मैंने अपने दांत पीसकर खुद को संभालने की कोशिश की। शुरू करो, मिस्टर बैनर ने आदेश दिया। मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी जो मैंने 74 साल की कड़ी मेहनत में हासिल की थी, ताकि मैं उस लड़की की तरफ मुड़ सकूं जो टेबल पर नीचे देख रही थी और मुस्कुरा सकूं। लेडीज फर्स्ट पार्टनर, मैंने कहा। उसने मेरे भाव को देखा और उसका चेहरा सफेद हो गया। क्या कुछ गड़बड़ थी? उसकी आंखों में मैंने अपने सामान्य मानव अनुकूल विशेषताओं की झलक दिखी। मुखौटा एकदम सही लग रहा था। क्या वो फिर से डर गई थी? उसने कुछ कहा नहीं। या अगर तुम चाहो तो मैं शुरू कर सकता हूँ, मैंने धीरे से कहा। नहीं, उसने कहा और उसका चेहरा फिर सफेद से लाल हो गया। मैं करूंगी। मैंने टेबल पर रखे उपकरणों को देखा। खराब माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स का बॉक्स, बजाय इसके कि उसकी साफ त्वचा के नीचे खून के जमने और घटने को देखूं। मैंने अपने दांतों से एक और तेज सांस ली और जब स्वाद मेरे गले के अंदर तक पहुंच गया तो मैं सिहर उठा। प्रोफेस, उसने एक त्वरित जांच के बाद कहा। उसने स्लाइड को हटाना शुरू कर दिया, हालांकि उसने अभी तक उसकी ठीक से जांच नहीं की थी। क्या क्या आपको कोई परेशानी है अगर मैं देखूं तो? मैंने उसका हाथ स्लाइड हटाने से रोकने के लिए आगे बढ़ाया। एक सेकंड के लिए उसकी त्वचा की गर्मी मेरी त्वचा में जल उठी। यह एक बिजली के झटके की तरह था। गर्मी मेरी उंगलियों से होते हुए मेरी बाह तक पहुंच गई। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के नीचे से बाहर खींचा। आई एम सॉरी, मैं बुदबुदाया। आई एम सॉरी, मैं बुदबुदाया।
कहीं देखने की जरूरत थी। मैंने माइक्रोस्कोप को पकड़ लिया और कुछ देर तक आईपीस में देखा। वो सही थी प्रोफेस, मैंने सहमति जताई। मैं भी उसकी तरफ देखने के लिए बहुत ही ज्यादा असहज था। अपने दांत पीसते हुए जलती प्याज को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए मैं सरल असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करता रहा। लैब शीट पर उचित लाइन पर शब्द लिखता रहा और फिर पहली स्लाइड को दूसरी स्लाइड से बदल देता हूँ। अब वो क्या सोच रही थी? जब मैंने उसका हाथ छुआ था तो उसे कैसा लगा होगा? मेरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी रही होगी। घिनौनी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी शांत थी। मैंने स्लाइड पर नजर डाली। एनाफेज, मैंने खुद से कहा जब मैंने इसे दूसरे लाइन पर लिखा। क्या मैं देखूं? उसने पूछा। मैंने ऊपर देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसका एक हाथ माइक्रोस्कोप की ओर आधा बढ़ा हुआ था। वह डरी हुई नहीं लग रही थी। क्या उसे वाकई लगता था कि मैंने उत्तर गलत दिया है? जब मैंने माइक्रोस्कोप उसकी ओर बढ़ाया तो मैं उसके चेहरे पर उम्मीद भरे एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उत्सुकता से आईपीस में देखा जो जल्दी फीकी पड़ गई। उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में नीचे मुड़ गए। स्लाइड 3। उसने माइक्रोस्कोप से नजर हटाए बिना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैंने अगली स्लाइड उसकी हथेली में रख दी, इस बार अपनी त्वचा को उससे दूर रखते हुए। उसके बगल में बैठना हीट लैम्प के बगल में बैठने जैसा था। मैं खुद को उच्च तापमान पर थोड़ा गर्म महसूस कर सकता था। उसने स्लाइड को लंबे समय तक नहीं देखा। इंटरफेस, उसने बेपरवाही से कहा, शायद ऐसा कहने की थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रही थी, और माइक्रोस्कोप को मेरी ओर बढ़ा दिया। उसने कागज को नहीं छुआ लेकिन मेरे उत्तर लिखने का इंतजार किया। मैंने जांच की, वो फिर से सही थी। हमने इस तरह से लैब समाप्त किया, एक बार में एक शब्द बोलते और एक दूसरे की आंखों में कभी नहीं देखते हुए। केवल हम ही इसे समाप्त कर पाए थे। कक्षा में अन्य लोगों को लैब में कठिनाई आ रही थी। माइक न्यूटन को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही थी। वह बेला और मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। काश वो वहीं रहता जहां भी गया था। माइक ने मुझे जलन भरी निगाहों से देखते हुए सोचा, दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि लड़के के मन में मेरे लिए कोई खास दुर्भावना है। ये एक नई बात थी। लड़की के आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था। और भी दिलचस्प बात यह है कि मुझे पता चला कि आश्चर्य है कि भावनाएं परस्पर थीं। मैंने फिर से उस लड़की की ओर देखा और यह देखकर चकित रह गया कि वह अपनी साधारण अहानिकर दिखने वाली उपस्थिति के बावजूद वह मेरे जीवन में कितनी बड़ी तबाही और उथल पुथल मचा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि माइक क्या कह रहा था। वह वास्तव में एक इंसान के लिए एक असामान्य तरीके से सुंदर थी। सुंदर होने से बेहतर उसका चेहरा अप्रत्याशित था, बिल्कुल सम्मित नहीं। उसकी पतली थोड़ी उसके चौड़े गालों के साथ संतुलन से बाहर थी। रंग में चरम उसकी गोरी त्वचा और काले बालों के बीच का अंतर, और फिर उसकी बड़ी आंखें, और फिर उसकी आंखें थीं जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी थीं, खामोश रहस्यों से भरी हुई थीं। आंखें जो अचानक मेरी ओर घूर रही थीं। मैं भी उसकी ओर घूर कर देखने लगा और उन रहस्यों में से एक का भी अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा। उसने अचानक पूछा, क्या तुम कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो? कितना अजीब सवाल है। नहीं, मैं अपनी दृष्टि सुधारने के विचार पर लगभग मुस्कुरा दिया। ओह, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। मुझे अचानक फिर से ठंड लगने लगी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि आज केवल मैं ही नहीं था जो रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कंधे उचकाए, जो कि कंधे अकड़ गए थे, और सीधे सामने देखा जहां टीचर अपना राउंड लगा रहे थे। बेशक पिछली बार जब उसने मेरी आंखों में देखा था तब से मेरी आंखों में कुछ बदलाव आया था। आज की परीक्षा, आज के प्रलोभन के लिए खुद को तैयार करने के लिए मैंने पूरा सप्ताहांत शिकार में बिताया।
जितना संभव हो सके अपनी प्यास को शांत करने की कोशिश की। वास्तव में बहुत ज्यादा प्रयास किया। मैंने जानवरों के खून का भरपूर सेवन किया, लेकिन इससे उसके आसपास की हवा में तैर रहे अजीबोगरीब स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो मेरी आंखें प्यास से काली हो गई थीं। अब मेरा शरीर खून से भरा था। मेरी आंखें गर्म सोने की तरह थी, हल्के एम्बर कलर की। एक और चूक, अगर मुझे पता होता कि उसके सवाल का क्या मतलब था तो मैं हाँ कह सकता था। मैं इस स्कूल में 2 साल से इंसानों के साथ बैठा था। वो पहली थी जिसने मुझे करीब से जांचा। मेरी आंखों के रंग में आए बदलाव को नोटिस करने के लिए यह काफी था। दूसरे लोग मेरे परिवार की खूबसूरती की प्रशंसा करते हुए देखते, और जब हम उनकी ओर देखते तो वे तुरंत नीचे देखने लगते थे। वे हमारी उपस्थिति के विवरण को छुपाने के लिए झिझकते थे, ताकि वे खुद को समझने से दूर रख सकें। अज्ञानता में मानव मन के लिए खुशी थी। आखिर ये लड़की ही क्यों बहुत कुछ देखती है। मिस्टर बैनर हमारी मेज के पास आए। मैंने कृतज्ञता पूर्वक उनके साथ लाई गई स्वच्छ हवा को अंदर लिया, इससे पहले कि उसकी गंध के साथ मिल जाए। तो एडवर्ड, उन्होंने हमारे उत्तरों को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसाबेला को माइक्रोस्कोप से देखने का मौका मिलना चाहिए? बेला, मैंने उन्हें सही किया। वास्तव में उसने 5 में से 3 की पहचान की है। मिस्टर बैनर के विचार संदेहपूर्ण थे, क्योंकि वह लड़की की ओर देखने के लिए मुड़े। क्या तुमने पहले भी यह लैब की है? मैं तल्लीन होकर देखता रहा, क्योंकि वह मुस्कुराई और थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। प्याज की जड़ से नहीं, व्हाइट फिश प्लास्टुला? मिस्टर बैनर ने पूछा। हाँ। इससे वह हैरान रह गया। आज की लैब कुछ ऐसी थी जिसने उसने सीनियर क्लास की कोर्स से निकाला था। उसने लड़की की ओर सोच समझकर सिर हिलाया। क्या तुम फिनिक्स में एडवांस प्लेसमेंट प्रोग्राम में थी? हाँ। वह एक इंसान के लिए बहुत बुद्धिमान और उन्नत थी। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अच्छा, मिस्टर बैनर ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि तुम दोनों लैब पार्टनर हो। वे मुड़े और चले गए और धीरे से बुदबुदाए, ताकि दूसरे बच्चों को भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। मुझे संदेह था कि यह लड़की ये सुन पाएगी। उसने फिर से अपने फोल्डर में लूप बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में अब तक 2 गलती। मेरा प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हालांकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है। उसे कितना डर लगता था, उसे कितना संदेह था। मुझे बस ये पता था कि मुझे उस पर एक नई छाप छोड़ने के लिए बेहतर प्रयास करने की जरूरत थी। कुछ ऐसा जिससे उसकी हमारी पिछली भयंकर मुठभेड़ की यादें शांत हो जाएं। बर्फबारी तो बहुत बुरी है ना? मैंने कहा, और वह छोटी सी बात दोहराई जो मैंने पहले 1 दर्जन छात्रों से चर्चा करते हुए सुनी थी। बातचीत का एक उबाऊ मानक मौसम हमेशा सुरक्षित रहता है। ने मेरी और संदेह भरी आंखों से देखा। मेरे बहुत ही सामान्य शब्दों पर एक असामान्य प्रतिक्रिया दी। सच कहूं तो नहीं। मैंने बातचीत को फिर से घिसे पिटे रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा उजली और गर्म जगह से आई थी। उसकी त्वचा किसी तरह से उसके गोरेपन के बावजूद उसे दर्शाती थी, और ठंड से उसे असहजता महसूस होती होगी। मेरे बर्फीले स्पर्श से निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ होगा। तुम्हें ठंड पसंद नहीं? मैंने अनुमान लगाया। या गीला? उसने सहमति जताई। तो फिर फोक्स आपके रहने के लिए कठिन जगह होगी। शायद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ये जोड़ना चाहता था, शायद आपको वापस वहीं चले जाना चाहिए जहां से आई हो। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसा चाहता हूँ। मुझे हमेशा उसके खून की खुशबू याद रहेगी। क्या कोई गारंटी थी कि मैं अंततः उसका पीछा नहीं करूंगा? इसके अलावा अगर वो चली गई तो उसका दिमाग हमेशा के लिए एक रहस्य, एक निरंतर परेशान करने वाली पहेली बना रहेगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा और एक पल के लिए मेरी तरफ घूर कर देखा।
उसके जवाब कभी भी वैसे नहीं थे जैसे मुझे उम्मीद थी। उन्होंने मुझे और सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पूछा। तुरंत महसूस किया कि मेरी टोन बहुत आरोप लगाने वाली थी, बातचीत के लिए सामान्य नहीं थी। सवाल असभ्य और जिज्ञासु लग रहा था। ये जटिल है। उसने पलकें झपकाई और बात वहीं छोड़ दी और मैं उत्सुकता से लगभग फट गया। उसी पल यह मेरे गले में प्यास की तरह ही जल रही थी। दरअसल मैंने पाया कि सांस लेना थोड़ा आसान हो रहा था। पीड़ा थोड़ी और सहने योग्य होती जा रही थी। शायद परिचित होने के कारण मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैंने जोर दिया। शायद सामान्य शिष्टाचार उसे मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। वह चुपचाप अपने हाथों को घूर रही थी। इससे मैं अधीर हो गया। मैं अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखना चाहता था और उसका सिर ऊपर की ओर उठाना चाहता था ताकि मैं उसकी आंखों को पढ़ सकूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं फिर कभी उसकी त्वचा को नहीं छू सकता था। उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में भावनाओं को देख पाना राहत की बात थी। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली है। ओह, यह काफी मानवीय था। उसे समझना आसान था। उसके चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई, जिससे उसकी बाहों के बीच एक छोटी सी शिकन वापस आ गई। ये इतना भी जटिल नहीं लगा, मैंने कहा। मेरी आवाज कोमल थी, बिना इसे उस तरह बनाने की कोशिश की। उसकी निराशा ने मुझे अजीब तरह से असहाय बना दिया। काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसे अच्छा महसूस हो। एक अजीब आवेग। ये कब हुआ? पिछले सितंबर में। उसने जोर से सांस छोड़ी। आह नहीं। मैं एक पल के लिए जम गया क्योंकि उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। और आप उसे पसंद नहीं करती हैं? मैंने उस छोटे से विराम के बाद अनुमान लगाया, अभी भी अधिक जानकारी के लिए चारा डाल रहा था। नहीं, फिल ठीक है, उसने मेरी धारणा को सही करते हुए कहा। अब उसके भरे हुए होठों के कानों के आसपास एक मुस्कान झलक रही थी। शायद बहुत छोटा, लेकिन काफी अच्छा है। ये उस परिदृश्य के साथ फिट नहीं था जो मैं अपने दिमाग में बना रहा था। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं रह रही हो? मेरी आवाज बहुत उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जिज्ञासु हूँ, और मैं था भी सच में। फिल बहुत यात्रा करता है। वह जीविका के लिए बॉल खेलता है। उसकी हल्की मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। इस करियर के चुनाव ने उसे खुश कर दिया। मैं भी मुस्कुराया, लेकिन भाव नहीं बदला। मैं उसे सहज महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी मुस्कान ने मुझे जवाब में मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया ताकि मैं रहस्य जान सकूं। क्या मैंने उसके बारे में सुना है? मैंने अपने दिमाग में पेशेवर बॉल प्लेयर्स की सूची देखी, ये सोचते फिल कौन सा है। शायद नहीं, वो अच्छा नहीं खेलता। फिर से मुस्कुराई। सिर्फ माइनर लीग खेलता है और वह बहुत घूमता है। मेरे दिमाग में रोस्टर तुरंत बदल गया और मैंने एक सेकंड से भी कम समय में संभावनाओं की सूची बना ली। उसी समय मैं नए परिदृश्य की कल्पना कर रहा था। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेज दिया ताकि वो उसके साथ यात्रा कर सके, मैंने कहा। अनुमान लगाने से उससे सवालों से ज्यादा जानकारी मिल रही थी। यह फिर से काम कर गया। उसकी थोड़ी बाहर निकल आई और उसका चेहरा अचानक जिद्दी हो गया। नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नया कठोर भाव था। मेरे अनुमान ने उसे परेशान कर दिया, हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि कैसे। मैंने खुद को भेजा था। उसके कहने का मतलब या उसकी नाराजगी के पीछे के स्रोत का अनुमान नहीं लगा सका। मैं पूरी तरह से भ्रमित था। लड़की को समझना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वह दूसरे इंसानों की तरह नहीं थी। शायद उसके विचारों की खामोशी और उसकी खुशबू उसके बारे में असामान्य बात नहीं थी। मैं समझा नहीं, मैंने स्वीकार किया, हालांकि इसमें मुझे घृणा हो रही थी। उसने आह भरी और मेरी आंखों में इतनी देर तक देखा जितनी देर तक ज्यादातर इंसान नहीं देख पाते। वो
पहले तो मेरे साथ रही, लेकिन वो उसे बहुत याद करती थी। बेला ने धीरे से समझाया। हर शब्द के साथ उसका स्वर और भी उदास होता जा रहा था। इससे वो बहुत दुखी हो जाती थी। इसलिए मैंने तय किया कि अब चार्ली के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का समय आ गया है। उसकी आंखों के बीच की सिलवटें और गहरी हो गईं। लेकिन अब तुम दुखी हो, मैंने धीरे से कहा, और मैं अपनी परिकल्पनाएं जोर जोर से बताता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसके खंडन से कुछ सीख लूंगा। हालांकि ये बात उतनी गलत नहीं लगी। और उसने कहा जैसे कि इस पर विचार करने की कोई बात ही नहीं थी। मैं उसकी आंखों में घूरता रहा, यह महसूस करते हुए कि आखिरकार मुझे उसकी आत्मा में पहली बार असली झलक मिल गई है। मैंने उस एक शब्द में देखा कि वह अपनी प्राथमिकताओं में खुद को कहाँ रखती है। ज्यादातर इंसानों से अलग उसकी अपनी जरूरतें सूची में बहुत नीचे थी। वह निस्वार्थ थी। जैसे ही मैंने यह देखा, इस शांत मन के भीतर छिपे व्यक्ति का रहस्य थोड़ा सा साफ होने लगा। यह सही नहीं लगता, मैंने कंधे उचकाकर सहज देखने की कोशिश करते हुए कहा। वह हंसी, लेकिन उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी। क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि जिंदगी कभी भी फेयर नहीं होती? मैं उसकी बातों पर हंसना चाहता था, हालांकि मुझे भी कोई वास्तविक खुशी नहीं हुई। मुझे जीवन के अन्यायपूर्ण होने के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही था। मुझे लगता है कि मैंने ये पहले भी कहीं सुना है। वह फिर से उलझन में लग रही थी, मेरी ओर घूरने लगी। उसकी आंख एक बार दूर हट छपक गई और फिर मेरी ओर लौट आई। तो बस इतना ही है, उसने मुझसे कहा। मैं इस बातचीत को खत्म होने देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों के बीच छोटा सा भी उसके दुख की निशानी मुझे परेशान कर रहा था। तुम अच्छा दिखावा कर लेती हो, मैंने धीरे से कहा। अभी भी इस अगली परिकल्पना पर विचार कर रहा था, लेकिन मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तुम जितना किसी को दिखा रही हो उससे कहीं ज्यादा दुखी हो। उसने एक चेहरा बनाया, उसकी आंखें नीचे सिकुड़ गई और उसका मुंह नीचे मुड़ गया, और उसने कक्षा के सामने की ओर देखा। जब मैंने सही अनुमान लगाया तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह कोई औसत शहीद नहीं थी। वह अपनी पीड़ा को किसी दर्शक के सामने नहीं रखना चाहती थी। क्या मैं गलत हूँ? वो थोड़ा झिझकी, लेकिन उसने मुझे नहीं सुनने का नाटक किया। इससे मुझे मुस्कुराहट आ गई है। मुझे ऐसा नहीं लगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा, अभी भी दूर देख रही थी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मैंने स्वीकार किया, उससे ज्यादा खुद से। उसकी समझदारी मुझसे बेहतर थी। वह चीजों के मूल तक पहुंचती थी, जबकि मैं किनारों पर उलझा हुआ था, सुरागों के जरिए आंखें मूंद कर छानबीन कर रहा था। उसके बहुत ही मानवीय जीवन के विवरण मेरे लिए मायने नहीं रखने चाहिए। मेरे लिए यह परवाह करना गलत था कि वह क्या सोचती है। मेरे परिवार को संदेह से बचाने के अलावा मानवीय विचार महत्वपूर्ण नहीं थे। मैं अपनी अतिरिक्त श्रवण शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर था। स्पष्टतः मैं उतना समझदार नहीं था जितना मैं स्वयं को मानता था। लड़की ने आंख भरी और कक्षा के सामने की ओर गुस्से से देखा। उसके निराश चेहरे पर कुछ हास्यपूर्ण था। पूरी स्थिति, पूरी बातचीत हास्यपूर्ण थी। इस मानव लड़की से ज्यादा किसी को मुझसे कभी खतरा नहीं था। किसी भी समय मैं बातचीत में अपनी हास्यास्पद ध्यान से विचलित होकर अपनी नाक से सांस ले सकता था और खुद को रोकने से पहले उस पर हमला कर सकता था। और वह चिढ़ गई थी क्योंकि मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मैंने पूछा, इस सब की मूर्खता पर मुस्कुराते हुए। उसने जल्दी सी मेरी ओर देखा और फिर इसकी आंखें मेरी निगाहों से उलझ गईं। बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे कहा। मैं खुद से ज्यादा परेशान हूँ। मेरा चेहरा पढ़ना बहुत आसान है। मेरी माँ हमेशा मुझे अपनी खुली किताब कहती हैं। वह नाराज होकर भौहें सिकोड़ रही थी। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। वह परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि मैं उसे बहुत आसानी से समझ गया हूँ।
इतना विचित्र है, मैंने अपने पूरे जीवन में या बल्कि जब से मेरा अस्तित्व है किसी को समझने के लिए इतना प्रयास कभी नहीं किया था, क्योंकि जीवन शब्द शायद ही मेरे लिए सही शब्द था। मेरे पास वास्तव में कोई जीवन नहीं था। ये इसके विपरीत है, मैंने असहमत होते हुए कहा, अजीब तरह से सावधान, जैसे कि यहाँ कोई छुपा हुआ खतरा हो जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। बहुत स्पष्ट खतरे से परे कुछ और भी। मैं अचानक से चिंतित हो गया। पूर्वाभास मुझे चिंतित कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है। तब तो तुम एक अच्छे पाठक हो, उसने अनुमान लगाया, अपनी खुद की धारणा बनाते हुए जो फिर से सही निशाने पर थी। आमतौर पर तो मैं होता हूँ, मैंने असहमति व्यक्त की। फिर मैंने उसे बड़ी सी मुस्कान दी, अपने होठों को पीछे खींचकर उनके पीछे चमकते हुए स्टील जैसे मजबूत दांतों की पंक्तियों को उजागर किया। ऐसा करना एक बेवकूफी थी, लेकिन मैं अचानक अप्रत्याशित रूप से लड़की को किसी तरह की चेतावनी देने के लिए बेताब था। उसका शरीर पहले की तुलना में मेरे करीब था। हमारी बातचीत के दौरान अनजाने में ही पास आ गया था। बाकी मानवों को डराने के लिए पर्याप्त छोटे छोटे चिन्ह और संकेत उस पर काम नहीं कर रहे थे। वह डरकर मुझसे दूर क्यों नहीं हटी? निश्चित रूप से उसने खतरे को समझने के लिए मेरे अंधेरे पक्ष को पर्याप्त रूप से देखा था। मुझे यह देखने का मौका नहीं मिला कि मेरी चेतावनी का सही प्रभाव हुआ या नहीं। मिस्टर बैनर ने उसी समय कक्षा का ध्यान आकर्षित किया और वह तुरंत मुझसे दूर हो गई। वह व्यवधान की वजह से थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। शायद वह अनजाने में समझ गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वह समझ गई होगी। मैंने अपने अंदर बढ़ते आकर्षण को पहचाना, भले ही मैंने इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। मैं बेला स्वान को मेरे लिए दिलचस्प होना नहीं सह सकता, या यूं कहें कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। पहले से ही मैं उससे बात करने के एक और मौके के लिए उत्सुक था। मैं उसकी माँ के बारे में और जानना चाहता था। यहाँ आने से पहले कि उसकी लाइफ, उसके पिता के साथ उसका रिश्ता, सभी अर्थहीन विवरण जो उसके चरित्र को और अधिक स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ बिताया गया हर पल एक गलती थी, एक जोखिम जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे अपने घने बालों को झटक दिया। ठीक उसी समय जब मैंने खुद को एक और सांस लेने की अनुमति दी, उसकी खुशबू की एक गहरी लहर मेरे गले के पीछे से टकराई। यह पहले ही दिन की तरह था, ग्रेनेड की तरह। जलन के दर्द ने मुझे चक्कर में डाल दिया। मुझे अपनी सीट पर खुद को बनाए रखने के लिए फिर से टेबल को पकड़ना पड़ा। इस बार मेरे पास थोड़ा और नियंत्रण था। जब मैंने कम से कम कुछ नहीं तोड़ा। राक्षस मेरे अंदर गुर्राया, लेकिन मेरे दर्द से उसे कोई खुशी नहीं हुई। वो बहुत कसकर बंधा हुआ था इस समय के लिए। मैंने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। लड़की से जितना दूर हो सके उतना दूर हो गया। नहीं, मैं उसे आकर्षक नहीं पा सकता। जितना अधिक मैं उसे दिलचस्प पाता, उतनी ही अधिक संभावना थी कि मैं उसे मार डालूं। मैंने आज पहले ही 2 छोटी छोटी गलतियां की थी। क्या मैं तीसरी गलती, जो छोटी नहीं थी, करूंगा? जैसे ही घंटी बजी मैं कक्षा से भाग गया। शायद घंटे भर में मैंने जो विनम्र छवि बनाई थी उसे नष्ट कर दिया। फिर से मैं बाहर की साफ नम हवा को देखकर चौंक गया, जैसे कि यह कोई उपचारात्मक इत्र हो। मैंने अपने और लड़की के बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाने की जल्दी की। हेममेट हमारी स्पेनिश कक्षा के दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने एक पल के लिए मेरे जंगली भाव को पढ़ा। यह कैसा था? उसने सावधानी से सोचा। कोई नहीं मरा, मैंने बड़बड़ाया। मुझे लगा कि कुछ है। जब मैंने एलिस को अंत में वहां से निकलते देखा तो मैंने सोचा, जैसे ही हम कक्षा में गए, मैंने कुछ ही पल पहले उसकी यादों को देखा जो उसकी आखिरी कक्षा के खुले दरवाजे से देखी गई थी। एलिस तेजी से खाली चेहरे के साथ मैदान में विज्ञान भवन की ओर चल रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उसे याद आई कि वह उठकर उसके साथ चला जाए, लेकिन फिर उसने रुकने का फैसला किया। अगर एलिस को उसकी मदद की जरूरत होती तो वह बोलती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। डर और घृणा से अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना करीब था। मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने नहीं देखा कि ये इतना बुरा था। मैं फुसफुसाया,
ऐसा नहीं था, उसने मुझे आश्वस्त किया। ऐसा नहीं था, उसने मुझे आश्वस्त किया। कोई नहीं मरा, है ना? हाँ, मैंने अपने दांतों से कहा। इस बार नहीं, शायद यह आसान हो जाएगा। जरूर। यह शायद तुम उसे मार दो। उसने कंधे उचका दिए। तुम गड़बड़ करने वाले पहले व्यक्ति तो नहीं होगे। कोई भी तुम्हें बहुत कठोरता से नहीं आंकेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति की महक बहुत अच्छी होती है। मैं प्रभावित हूं कि तुम इतने लंबे समय तक टिके रहे। उसने सोचा, यह मदद नहीं कर रहा है मिट। मैं इस बात से नाराज था कि उसने यह विचार स्वीकार कर लिया कि मैं उस लड़की को मार डालूंगा। यह किसी तरह निश्चित था। क्या ये उसकी गलती थी कि वो इतनी अच्छी महक रही थी? मुझे पता है, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसने याद दिलाते हुए कहा, मुझे अपने साथ से आधी सदी पहले शाम के समय एक देहाती गली में ले गया। मैंने इसे पहले भी देखा था। यह उसकी दो भेड़ों में से सबसे जोरदार थी, लेकिन अब यह स्मृति विशेष रूप से ज्वलंत लग रही थी। शायद इसलिए कि पिछले 1 घंटे की तपिश से मेरा गला अभी भी दुख रहा था। एम्मेट को हवा में भारी लटके सेबों की गंध याद थी। फसल कट चुकी और बेकार फल जमीन पर बिखरे हुए थे। उनकी त्वचा में खरोंचे उनकी खुशबू को घने बादलों में फैला रही थी। घास का एक ताजा कटा हुआ खेत उस गंध की पृष्ठभूमि था जो एक सामंजस्य बना रहा था। वह गली में चला गया, महिला से बिल्कुल बेखबर, रोजली के लिए काम करने। ऊपर आसमान बैंगनी था, पश्चिम में पहाड़ों पर नारंगी रंग था। वह घुमावदार गाड़ी के रास्ते पर आगे बढ़ता और शाम को याद करने का कोई कारण नहीं होता, सिवाय इसके कि अचानक रात की हवा ने सफेद चादरों को पाल की तरह उड़ा दिया और महिला की खुशबू एम्मेट के चेहरे पर फैल गई। आह, मैंने चुपचाप कराते हुए कहा, जैसे कि मेरी अपनी याद की प्यास ही काफी नहीं थी। मुझे पता है, मैं आधा सेकंड भी नहीं टिक पाया। मैंने विरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने सोचा, उसकी यादें इतनी स्पष्ट हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने पैरों पर कूद पड़ा। मेरे दांत कस गए। क्या तुम ठीक हो एडवर्ड? मिसेस गॉफ ने अचानक मेरी हरकत से चौंकते हुए पूछा। मैं उसके दिमाग में अपना चेहरा देख सकता था और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा था। आई एम सॉरी, मैंने दरवाजे की ओर भागते हुए कहा। एमेंट, क्या तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो? उसने असहाय भाव से मेरी ओर इशारा करते हुए पूछा। जब मैं कमरे से बाहर भागा, जरूर, मैंने उसे कहते सुना, और फिर वह मेरे ठीक पीछे था। वह मेरे पीछे पीछे इमारत के दूर वाले हिस्से तक गया, जहां उसने मुझे पकड़ लिया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने अनावश्यक बल से उसका हाथ दूर धकेल दिया। इससे मानव की हाथ की हड्डियां और उससे जुड़ी भुजा की हड्डियां टूट जाती। सॉरी एडवर्ड, मुझे पता है। मैंने गहरी सांस ली, अपने सिर और फेफड़ों को साफ करने की कोशिश की। क्या यह इतना बुरा है? उसने पूछा, अपनी याददाश्त की खुशबू और स्वाद के बारे में न सोचते हुए जिसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। बदतर है, मैं बदतर। वह एक पल के लिए चुप रहा। शायद नहीं। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो यह बेहतर नहीं होगा। वापस क्लास में जाओ एमिट, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वह बिना कुछ कहे या सोचे मुड़ा और जल्दी से चला गया। वह स्पेनिश टीचर को बताएगा कि मैं बीमार हूँ, ये जा रहा हूँ, या खतरनाक रूप से बेकाबू पिशाच हूँ। क्या उसका बहाना वाकई कोई मायने रखता था? शायद मैं वापस नहीं आ रहा था, शायद मुझे चले जाना था। मैं स्कूल खत्म होने का इंतजार करने के लिए अपनी कार में वापस आ गया, छिपने के लिए। फिर से मुझे यह समय निर्णय लेने या अपने संकल्प को मजबूत करने में लगाना चाहिए था, लेकिन एक नशेड़ी की तरह मैंने स्वयं को स्कूल की इमारतों से निकलने वाले विचारों की बकवास में उलझा हुआ पाया। परिचित आवाजें तो सुनाई दे रही थीं, लेकिन मुझे अभी एलिस के विजन या रोजली की शिकायतें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जेसिका आसानी से मिल गई, लेकिन वो लड़की उसके साथ नहीं थी, इसलिए मैंने खोज जारी रखी। माइक न्यूटन के विचारों ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने आखिरकार उसे जिम में उसके साथ पाया। वह दुखी था क्योंकि मैंने आज उससे जीव विज्ञान में बात की। जब उसने विषय उठाया तो उसके जवाब को पढ़ रहा था। मैंने उसे
कभी किसी से यहाँ वहाँ एक शब्द से ज्यादा कुछ कहते नहीं देखा। बेशक वह बेला से बात करने का फैसला करेगा। मुझे पसंद नहीं वो उसे कैसे देखता है, लेकिन वो उसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं दिखी। उसने मुझसे पहले क्या कहा था? आश्चर्य, पिछले सोमवार को उसके साथ क्या हुआ था? कुछ ऐसा ही। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उससे परवाह करती है। ये कोई खास बात नहीं हो सकती थी ना। वह इस बात से खुश था कि बेला को मेरे साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे मैं काफी परेशान हो गया, इसलिए मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मैंने एक उत्तेजक संगीत की एक सीडी लगाई और फिर इसे इतना तेज कर दिया कि अन्य आवाजें दब गईं। मुझे संगीत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि मैं खुद को माइक न्यूटन के विचारों में वापस जाने से रोक सकूं और उस अनजान लड़की की जासूसी ना कर सकूं। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने कुछ बार धोखा दिया और मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि मैं जासूसी नहीं कर रहा हूं, मैं बस तैयारी कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो जिम से कब निकलेगी, कब पार्किंग में होगी। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे आश्चर्यचकित कर दे। जैसे ही छात्र जिम के दरवाजे से बाहर निकलने लगे, मैं अपनी कार से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। बारिश हल्की थी, मैंने इसे अनदेखा कर दिया। वह धीरे धीरे बालों को भिगो रही थी। क्या मैं चाहता था कि वह मुझे यहाँ देखे? क्या मुझे उम्मीद थी कि वह मुझसे बात करने आएगी? मैं क्या कर रहा था? मैं हिला नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को कार में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, यह जानते हुए कि मेरा व्यवहार निंदनीय था। मैंने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़कर रखी और बहुत ही धीमी सांस ली, क्योंकि मैंने उसे धीरे धीरे मेरी ओर आते हुए देखा। उसका मुंह कोनों से नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ बार उसने बादलों की तरफ एक तिरछी नजर से देखा, जैसे कि उन्होंने उसे नाराज कर दिया हुआ। मुझे निराशा हुई जब वह मुझसे आगे निकलने से पहले अपनी कार तक पहुंच गई। क्या वह मुझसे बात करती? क्या मैं उससे बात करता? वह एक फील्ड के लाल रंग के शेवरलेट ट्रक में बैठ गई। एक जंग लगा और विशालकाय ट्रक जो उसके पिता से भी पुराना था। मैंने उसे ट्रक स्टार्ट करते देखा। पुराना इंजन किसी भी अन्य वाहन की तुलना में अधिक जोर से गर्जना कर रहा था और फिर उसने अपने हाथों को हीटिंग वेंट की ओर बढ़ाया। ठंड उसके लिए असुविधाजनक थी, उसे ये पसंद नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों से अपने घने बालों की कंघी की। गर्म हवा में बालों को खींच रही थी, जैसे कि वह उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कल्पना की कि उस ट्रक के कैबिन की गंध कैसी होगी और फिर जल्दी से उस विचार को निकाल दिया। उसने पीछे हटने की तैयारी करते हुए चारों ओर नजर घुमाई और अंततः मेरी ओर देखने लगी। वह केवल आधे सेकंड तक मेरी ओर देखती रही और मैं उसकी आंखों में केवल आश्चर्य ही पढ़ सका। उसने फिर उसने अपनी आंखें हटा ली और ट्रक को पीछे की ओर मोड़ दिया और फिर चीखते हुए रुक गई। ट्रक का पिछला हिस्सा निकोल खेसे के कॉम्पैक्ट से मात्र कुछ इंच की दूरी से टकराने से बचा। वह अपने रियर व्यू मिरर में देखती रही। उसका मुंह खुला रह गया। वह अपनी इस दुर्घटना से भयभीत थी। जब दूसरी कार उससे आगे निकल गई तो उसने अपने सभी ब्लाइंड स्पॉट को 2 बार चेक किया और फिर पार्किंग लॉट से इतनी सावधानी से बाहर निकली कि मुझे हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगता है कि वह अपने जीन शीर्ण ट्रक में खतरनाक है। बेलासान किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, चाहे वह कोई भी गाड़ी चला रही हो। यह सोच कर ही मुझे हंसी आ गई, जबकि वह लड़की सीधे सामने देखते हुए मेरे पास से गुजर गई। तो इसी के साथ ट्वाइलाइट का चैप्टर 2 समाप्त होता है। मिलते हैं चैप्टर 3 रिस्क के साथ जल्दी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।